ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पोम्स ऑफ अवर फेमस इंडियन राइटर्स। तो सबसे पहले है हमारी तोरूदत्त, ठीक है। तो जो तोरूदत्त है उनकी ये पोम सीता, ठीक है। इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखो, आप लोगों को ये कैसे पहचानना है जो मैंने इसमें पैसेजेस दिए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे पैसेजेस ऊपर की तरफ आएंगे ना, जैसे ये सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, है ना। तो मतलब ये 4 से 5 बार रिपीट किया गया है, ये भी 3 या 4 बार रिपीट किया गया है, या फिर ये 2 बार या 3 बार रिपीट किया गया है। तो जो नीचे की तरफ होंगे सेम पोम के पैसेजेस वो कम बार रिपीट हुए हैं, एंड जो ऊपर की तरफ है वो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इन वाले पैसेजेस पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। एंड जो पैसेजेस है वो सारे मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं यहाँ पे, एंड जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ब्रैकेट्स में डाली है जस्ट उनके सामने, ठीक है। तो आई होप आपको जब ये आप पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ये टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप इजीली सारी चीज़ समझ जाओगे, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरी मानो तो कोई भी पैसेज इसमें से छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो ये हमारा इग्नू का एग्ज़ाम है ना आपका मैग 7 का, उसमें वो कोशिश करते हैं कि कुछ तो आपको 1 या 2 तो बहुत कॉमन कॉमन से पैसेजेस दे दे, और बाकी के सारे थोड़े से ऐसे दे जो आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं। तो आप ये सोचो कि भाई जो कम बार रिपीट हुआ है, 1 बार हुआ है या फिर 2 बार हुआ है, उन्हें हम इग्नोर करके चले जाएँ, छोड़ के चले जाएँ। तो वो थोड़ी स्टुपिडिटी भी हो सकती है। अगर क्या पता आपके 7 या 8 पैसेजेस में से 4 या 5 भी ऐसे आ गए ना जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो आपके 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 4 तो कंपल्सरी करने होते हैं। एक पैसेज आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो पैसेज वाले क्वेश्चंस है ये हमें करने हैं। और ये जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी हालत में ना छोड़ ही नहीं सकते। ये समझ लेना कि भाई पोम है ये सारी की सारी, ये आपको पढ़नी है। जितनी मुश्किल लगती है उतनी है नहीं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, एक एक पैसेज ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। देखो, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो मेरी लास्ट वीडियो इससे पहले आई थी ना, मैं विद इन 2 आवर्स आपकी ये वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों को दे दूंगी। बट मुझे इतना टाइम लग गया एक एक पैसेज देखने में, वो कितनी बार कौन सा क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हुआ है, फिर उसको अरेंज करा, फिर उसको ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट में डाला, फिर एक एक उसकी समरी मैंने खुद पर्सनली समझी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। पर फिर भी बच्चों कई बार होता है ना, जब मैं बोल रही होती हूँ जल्दी जल्दी तो कई बार एक दो वर्ड्स इधर उधर मिस आउट हो जाते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे माइंड से ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो इतनी बहुत मेजर बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि जो मेन उसका क्रक्स है वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियों को माइंड मत करा करो यार, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो जो ये पोम सीता है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक लेडी है जो अपने 3 बच्चों को स्टोरी सुना रही है कि जैसे सीता जी हमारी एग्जाइल में भेज दी गई थी, मतलब उन्हें जब वो 14 साल का वनवास था उसके बाद भी दोबारा से जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्हें जंगल में भेज दिया गया था, है ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना परेशान होती थी, वहां पे अकेली रहती थी, कैसे जंगल में उन्होंने सरवाइव किया। तो जो ये बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर जाते हैं अपनी माँ की इस स्टोरी से, ठीक है। एक माँ है जो 3 बच्चों को कहानी सुना रही है सीता जी की, किस तरह से उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था। ये है इस स्टोरी का क्रक्स। देखो, मैं ना बहुत ज़्यादा आपको वर्ड बाय वर्ड पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी पोम्स है, एंड हमें ये सारा का सारा कंटेंट पूरा करना है ना। मैं नहीं चाहती आपके सामने ना कुछ भी ऐसा आ जाए जो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे वो शॉकिंग हो जाए पेपर में कि मैम ये तो बिल्कुल वो आ गया जो आपने बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं था। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, बट हम इंश्योर करेंगे कि कुछ भी छूटे ना हमारा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली जो लाइन्स है, 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्कन रूम, व्हाट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आइज। तो आपको ये जैसे ही लाइन आए, 3 चिल्ड्रन, 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्कन रूम, समझ जाना है ये किस पोम से आई है। सीता पोम से आई है। किसने लिखी है? तोरू दत्त ने लिखी है। कई बार रिपीट हुई है ये लाइन, 4 से 5 बार रिपीट हुई है, ठीक है भाई। तो व्हाट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आईज। तो जो इनकी माँ है इन्हें कहानी सुना रही है, तो एक तरह से ये फैसिनेशन की तरह देख रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ओके। किसके बारे में? जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट है एंड सोरोफुल सीता जी के बारे में।
ओके, एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्ड दिखाइए, कैप्टिवेटिंग पावर ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग एंड इमेजिनेशन। देखो मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी, 5 नंबर का आपको लिखना है इसमें। तो जो लाइंस है एक बार आपको वो समझ में आ गई कौन सी पोम से ली है, क्या वो मीन करते हैं, तो आप आई बिलीव इतने क्रिएटिव तो हो कि 5 नंबर का अपने आप एक पेज तो आपको पूरा का पूरा कम से कम भरना है। ठीक है, जो हमारा सामने का पेज रहता है ना एक, वो पूरा का पूरा ऐसे भरना है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा है तो दूसरा पेज भी थोड़ा सा भर देना, अगर आप बहुत खुला खुला लिखते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये अटेम्प्ट करना है। चलो नेक्स्ट लाइन सा, बट हु इज दिस फेयर लेडी नॉट इन रेन, शी वीप्स फॉर लव एट एवरी टीयर शी शेड्स, टीयर्स फ्रॉम 3 pairs of young eyes fall amain एंड बोर्ड इन सोरो आर द 3 young heads। देखो यहाँ पे भी फिर से टीयर्स फ्रॉम 3 pairs ऑफ यंग आईज फॉल अमेन, ये किसकी बात हो रही है, उन 3 बच्चों की बात हो रही है कि उनके 3 3 आंखों के पेयर हो गए ना। बोर्ड इन सोरो आर द 3 young heads, मतलब उन सभी ने दुख में अपना सर ऐसे झुकाया। तो ये फेयर लेडी कौन है, हमारी सीता जी, जो कि एग्जाइल में है और रो रही है। ठीक है, एंड हर सोरो डीपली मूव्स द चिल्ड्रन, ठीक है, जब वो उनकी बातें सुन रहे हैं। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। येट शेल दे ड्रीम ऑफ इट अंटिल द डे, एंड व्हेन शेल those children by their mother's side gather a me at as erst at eventide। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उस जो उन्होंने स्टोरी सुनी है अभी अपनी माँ से सीता जी के बारे में, उसके बारे में अब वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। और जो माँ है वो सोच रही है कि ऐसा दिन कब आएगा दोबारा जब ये बच्चे जो है मेरी तरह साइड में ऐसे बैठ के इस तरह से गैदर होंगे और ये मेरे से कहानी सुनेंगे, तो इनकी जो इनोसेंस है ना कहीं वो थोड़ी सी लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। जो ये आवर कैजुएरिना ट्री है, ये भी हमारी तोरूदुत में लिखी है। तो ये जो इनका ट्री है ना, ये बचपन की याद दिलाता है इन्हें कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी इस ट्री से, इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है। किस किस चीज़ की मेमोरी, लव की, लॉस की, इमोर्टेलिटी की। तो काफ़ी सारे इनके परिवार के जन जो गुजरे थे वो भी इसी टाइम पे गुजरे थे जब ये यहाँ पे थी। और ये ट्री के मतलब बेसिकली ट्री एक तरह से सिंबॉलिकली है कि वहाँ पे उसका जो चाइल्डहुड मेमोरीज है वो हमारी हम पुरानी जगहें होती है ना उनसे अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, तो इमोशनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है उन चीज़ों की हमारे लिए। चलो लाइंस देख लेते हैं। Like a python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक जो क्रीपर ट्री होता है ना, क्रीपर क्या होता है मालूम है, ऐसे आपने देखे होंगे जो ऐसे बेल बेल सी होती है ना हमारी ट्रीज के ऊपर चढ़ती जाती है। इस तरह के जो भी ट्रीज होते हैं है ना, जो ग्राउंड के साथ 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 ऐसे बढ़ेंगे, फिर ट्री अगर उन्हें मिल जाता है सारा तो ट्री के सारे ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो वैसे ही एक पाइथन की तरह, लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, की मतलब पेड़ के चारों तरफ वो है। द रग्ड इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, मतलब जो हमारा पेड़ है वो किससे है, स्कार्स है उस पर बहुत सारे। ठीक है, अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, इतनी ऊपर पहुंच गया मान लो जैसे स्टार्स तक पहुंच गया हो। अ क्रीपर क्लाइम्स इन whose embraces bound, तो जो ये क्रीपर है ये क्लाइम करता है हमारे पेड़ को ऊपर तक। एंड कोई और ट्री ना रुक नहीं पाता सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कैजुएरिना ट्री के बारे में। ठीक है, तो इतनी ये ब्यूटी और नेचर का फियर्स दिखाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। but not because of its magnificence. Dear is the casuarina to my soul. Beneath it we have played दो ईयर्स में रोल। तो ये बताते हैं जो ये ट्री है ये इतना मैग्निफिसेंट है, इतना बड़ा है, इतना गजब का है, इसकी वजह से मैं इसे बहुत ज़्यादा डियर नहीं मानती अपनी आत्मा के लिए, इसलिए मानती हूँ क्योंकि इसके नीचे मैंने खेला है, मेरी यादें हैं, इतने सारे साल बीते हैं। ठीक है, चलो दूसरे पे आ जाते हैं। फॉर योर सेक्स शेल द ट्री बी एवर डियर, blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो यहाँ पे गुजरे हैं उनकी यादें मेरे अंदर है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्री है ना मेरे लिए बहुत डियर है, बहुत प्रीशियस है। ठीक है, तो यही है इन लाइंस का कहना।
ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्स, मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। तो ये बोलती है कि भाई जो मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो थोड़े वीक है। ओके, मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो पोइट्री है वो वीक है, लेकिन मेरा जो प्यार है कैजुरेना ट्री के लिए, उसे मैं हमेशा जीवित रखूंगी अपनी यादों में। चलो नेक्स्ट पोम पे आ जाते हैं। ये भी तोरू दत्त की पोम है, द लोटस। ठीक है, द लोटस है ये एक्चुअली, सिर्फ मैंने लोटस लिखा हुआ है। तो भाई दो फूलों में, रोज एंड लिली, इनमें जो है बहस हो गई कि ज़्यादा बेटर फ्लावर कौन सा है, कौन बन सकता है क्वीन, द फ्लावर ऑफ क्वीन, नो, द क्वीन ऑफ फ्लावर। ठीक है, कौन बन सकता है द क्वीन ऑफ फ्लावर। तो ये इनके बीच में क्या हो रही है, डिबेट हो रही है। तो जो हमारी फ्लोरा है, एक तरह से वो गॉडेस मानी गई है, तो उनके पास जाके पूछते हैं कि भाई हमें बना दो क्वीन, हमें बना दो। तो ये बोलते हैं नहीं, क्वीन तो हमारा लोटस ही बनेगा, उसके अंदर है ना तुम दोनों की खूबियां हैं, तो वो बेस्ट है। तो एक तरह से हमारा जो लोटस है, हमारा नेशनल फ्लावर है, तो उसकी तारीफ की गई है इसमें। ठीक है भाई। चलो, love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. मतलब लव आया फ्लोरा के पास ये पूछने कि कौन बनेगा क्वीन हमारे फ्लावर्स का। तो जो लिली है और रोज है वो दोनों बहुत लॉन्ग टाइम से राइवल्स है। राइवल्स मतलब कौन होता है, एक दूसरे के मतलब कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और इस हाई ऑनर का वो दोनों बहुत लॉन्ग टाइम से कंपटीशन में है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। तो मतलब ये जो ऑनर है उसने फ्लोरा ने किसको दिया, लोटस को। उसने कहा रेड रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट। तो जो रोज रेड है वो तो मर चुका है और लिली है वो वाइट है। तो जो क्वीनलेस फ्लावर कौन हो गया हमारा, लोटस हो गया। ठीक है, ये आप टेक्स्ट पूरा पढ़ के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सरोजनी नायडू की पोम पर, लव एंड डेथ। तो लव एंड डेथ में ये देखो पर्सोनिफाइड किया है इन्होंने लव को, जो कि डेथ को बोलती है कि भाई मेरा जो बिलवड है उसे आप प्लीज छोड़ दे, मुझे बड़ा दुख है, वो मर चुका है ना। पर फिर भी वो बोलती है, प्लीड करती है डेथ से कि भाई अपने क्रूअल हाथों के चंगुल से उसे छोड़ दे प्लीज। तो मतलब यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि इनएविटेबल पावरफुल एंड इरिवर्सिबल फोर्स ऑफ डेथ दिखाते हैं कि एक बार जिसकी जान चलेगी वो वापस नहीं आ सकती। चलो लाइंस पढ़ लेते हैं। ओ लव अलास, अरे अरे बाय द वे, ये लाइंस भी देखो पांच पांच बार आई है। तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ लिखी है ना, इन्हें हल्के में मत लेना आप, बहुत सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग लगेगा आपको यही लाइंस आपके कल के पेपर में भी अगर आपको दिख गई तो। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो इन्हें। मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना पेपर अच्छा करने के लिए कि आप ये सारा टेक्स्ट अच्छे से पढ़े। देखो आपको बैठे बिठाए पूरा मेन जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे सारी मिल जा रही है। ठीक है, बस आप अपना पेपर अच्छे से करके आना। चलो, तो हमारी लाइन है, ओ लव अलास दैट लव कुड नॉट assuage द बर्डन ऑफ द ह्यूमन हेरिटेज और सेव दी फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ डेथ। तो मतलब जो ह्यूमन हेरिटेज क्या होती है कि भाई मरना तो तय होता है, तो जो हमारा प्यार है वो मतलब इसको नहीं मना पाया, डेथ को नहीं मना पाया, उसके चंगुल से नहीं निकल पाया। ओके, so love's immense power couldn't ease the pain of human suffering or protect his beloved from the inevitable fate of death। तो जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया ना वही है इसमें। ओके, नेक्स्ट लाइन्स आर, ओ लव आई ड्रीम्ड माई सोल हैड ransomed thee। रैंसम का मतलब क्या होता है पता है, फिरौती देना। मतलब जैसे कोई किडनैप होता है तो वो जो किडनैपर होता है वो पैसे मांगता है ना उसके बदले में। तो यहाँ पे लव बोल रहा है कि मैंने तो अपनी सोल सोल भी है ना रैंसम कर दी थी, कि मतलब मेरी सोल ले लो पर मेरे प्यार को बख्श दो। ठीक है, इन दाई लोन ब्रेड इनकैलकुलेबल आर फ्रॉम दोज पेल हैंड्स एट विच ऑल मॉर्टल्स cower and conquered death by love like सावित्री। तो ये बोलती है कि देखो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने प्यार को है ना जीत लिया है, डेथ से वापस खींच के ले आए। ठीक है, तो उसी की तरह मैं भी अपने प्यार को वापस लेके आना चाहती हूँ। तो ये सिर्फ कहानियों में है, ऐसा सच में नहीं होता है ना। तो देखो ये लिखा है, सावित्री फ्रॉम इंडियन लेजेंड हु डिफीटेड डेथ थ्रू लव्स स्ट्रेंथ। तो जहाँ पे आपको ये सावित्री नाम दिखे या फिर ये ओ लव दिखे, समझ जाना ये किसकी पोम का है। ये है हमारी सरोजनी नायडू की पोम लव एंड डेथ।
आपकी देखो आगे जाके लाइफ एंड डेथ भी आएगी, वो हमारी श्री अरबिंदो जी की होगी। इनमें कंफ्यूज मत होना, नाम सेम सेम से है। ठीक है भाई, चलो। इंडियन डांसेस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, बट छोड़ना मत। अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर घबरा जाओगे। बट हाँ, ये है ज़्यादा फोकस इन पे डालना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो सबसे पहली लाइन है, ये देखो इंडियन डांसर्स की ब्यूटी ग्रेस, उनका किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को ट्रेडिशनल इंडियन डांसर्स के बारे में, वो वही गुणगान है इनका पूरा। ठीक है, चलो। आईज रेविश विद रैप्चर सेलेस्टियली पेंटिंग with passionate bosoms aflaming with fire, drink deep of the hush of the hyacinth heavens that glimmer around them in fountains of light। तो ये हमारे जो बताते हैं इंडियन डांसर्स का एक्सटैटिक एक्सप्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि कितना अच्छा वो एक्सप्रेशन देती है, कितना अच्छा से वो तैयार होती है। मानो जैसे एटमॉस्फेयर ना सेलेस्टियल एटमॉस्फेयर बन गया है, इतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गई है अराउंड, इतना डिवाइन ब्यूटी आ गई है आर्ट में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफें कर रहे हैं। द सेंट्स ऑफ रेड रोज एंड सैंडलवुड फ्लटर एंड डाई इन द मेज ऑफ देयर जेम टेंगल्ड हेयर। तो ये बोलते हैं कि भाई जो देखो फ्रेग्रेंस है रोज की, सैंडलवुड की, वो ना धीरे धीरे से फेड हो जा रही है। किस चीज में मिलके? जो उन्होंने बालों में क्या बांध रखा है, जेम टेंगल्ड, मतलब कुछ तो ऐसे जेम जैसा ज्वेल बांध रखा है, मतलब जो हम बालों को ब्यूटीफुल लगाने के लिए अपने ऑर्नामेंट्स नहीं लगा लेते, मतलब हेयर एसेसरीज, वो चीज लगा रखी है। वो बहुत सुंदर है कि जो फ्रेग्रेंसेस है वो भी उसमें मिक्सड अप हो गई है। ओके, चलो। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एन इंट्रोडक्शन पोम बाय कमला दास। आपको इनकी पोम का पैसेज देखने के लिए मिलने का ना 90% चांस है, और भी मैं कहूँ तो 99% चांस कि इस पोम से ज़रूर आएगा। हमारी पोम्स भी काफ़ी सारी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कम से कम यहाँ पे मेरे पोएट्स ही 8 हो गए हैं। 8 पोएट्स के भी कम से कम 2 या 3 या 4, मतलब 3 तो मिनिमम ज़्यादातर की पोम्स है इसमें। तो आप लगा लो 8 टाइम्स 3 कितना हो गया, 24। 24 पोम्स आप पढ़ोगे, है ना, उसमें से याद भी रखना है आपको। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ये जो एन इंट्रोडक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके जो टेक्स्ट है सबसे ज़्यादा पूछा गया है इनका पैसेजेस। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक ईयर पूछा ही जाता है। तो इसको इनको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है भाई। एन इंट्रोडक्शन क्या है? ये भी कन्फेशनल पोम है, बोल्ड है बहुत ही। जो कमला दास है उनकी आइडेंटिटी के बारे में है, वुमेनहुड के बारे में, पोएट के बारे में, एंड एज एन इंडिविजुअल हाउ इज शी इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे ये कमला दास का एन इंट्रोडक्शन, वैसे हमारा जो मैग 5 है ना, उसमें फेमिनिस्ट थ्योरी होती है, उसमें सिलेबस में तो नहीं दिया, बट क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी है कि फेमिनिज्म के ऊपर भी ये पोम है। तो इनके हम डायरेक्टली अब पैसेजेस पे आते हैं। आई एम अ सिनर, आई एम अ सेंट, आई एम द बिलीवेड एंड द बेट्रेड, आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, नो एक्स विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। तो ये बताती है इनकी एक तरह से मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। ठीक है, पर्सनैलिटी है भाई, मिक्स्ड है और कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसेटेड है। तो आई एम अ सिनर, आई एम अ सेंट, मैं पापी भी हूँ, मैं संत महात्मा भी हूँ। आई एम द बिलीवेड एंड द बेट्रेड, मैं प्यार करने वाली भी हूँ, धोखा देने वाली भी हूँ। मेरा ऐसा कोई जॉय नहीं है जो तुम्हारा नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो तुम्हारा नहीं है, मैं भी खुद को मैं बुलाती हूँ। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप समझोगे ना, तो एक तरह से ये बता रही है इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में दैट मैं भी खुद को मैं बुलाती हूँ। ठीक है, मेरी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, मेरे को आप हल्के में ना ले, कमजोर ना समझे। मैं औरत हूँ तो ऐसे ना सोचे कि आई एम द अदर पर्सन। ओके, चलो दूसरे पे चलते हैं। It is I who love, it is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. ठीक है भाई, यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई यही है वो जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को दिखाती है, अपनी डिज़ायर्स को दिखाती है, अपने सारे इमोशंस को बताती है। ठीक है, ये बोलती है कि भाई मैं इम्परफेक्ट सेल्फ हूँ, इतना कोई परफेक्ट नहीं हूँ।
ठीक है, और ये इंडिविजुअलिटी पे फोकस करती है एंड फ्रीडम टू एक्सपीरियंस द लाइफ फुली, ये चाहती है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। आई एम इंडियन, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने कम से कम 6-7 बार देखा ये वाला पैसेज लिखा हुआ। आई एम इंडियन वेरी ब्राउन born in Malabar I speak 3 languages write in 2 dream in 1। ये हमारी कमला दास की पोम है, ठीक है भाई। तो ये बोल रही है मैं भारतीय हूँ, ब्राउन हूँ, क्योंकि हम जो भारतीय लोग होते हैं ज़्यादातर ब्राउन होते हैं। तो ये कहाँ बॉर्न हुई है? मालाबार में बॉर्न हुई है। मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, 2 में लिख सकती हूँ और एक में मैं सपना देखती हूँ। ठीक है भाई, तो अपने एथनिक, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बता रही है वो। ओके, बाकी आप ये सेम चीज़ है ना जो मैंने आपको बता दी, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, all mine alone. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human, don't you see? तो ये लाइन समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये वाली लाइन, यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रही है ना, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। ये लाइन अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपको वो पैसेज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई वॉन्ट। तो ये बोल रही है, जो इनके क्रिटिक्स है, इनके दोस्त है, इनके कजन्स है, वो इन्हें बोलते रहते हैं तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो। ठीक है कि भाई इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, इस लैंग्वेज में क्यों लिखते हो। तो ये बोलती है कि तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे जिस भी भाषा में मेरा लिखने का मन है उसमें मुझे लिखने दो। ठीक है, तो ये बोलती है कि ये मेरी है, मेरी है, ऑल माइन माइन अलोन। ओके, इट इज़ हाफ इंग्लिश। मुझे पता है कि एक्चुअली मेरी जो वैसे पूरी भाषा है वो आधी इंग्लिश है आधी इंडियन है। ठीक है, ये बहुत फनी सा है बट इट इज़ ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सच है कि जो है वो यही है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी, कि ये भी इतना ही नेचुरल है जैसे कोई ह्यूमन होता है। भाई एक इंसान ऐसे तो नहीं होता कि सिर्फ या तो वाइट या ग्रे, है ना, उसका, सॉरी वाइट या ब्लैक, उसमें बीच में ग्रे भी शेड आती है, राइट। तो वही ये अपना एक्सप्रेशन बता रही है, वही ये अपना एक्सप्रेशन बता रही है कि भाई मैं जो है इंग्लिश यूज करती हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ये दोनों पैसेजेस एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाला। ओके, ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वेरलर विथ सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली मेल डोमिनेटिंग इन्होंने कल्चर दिखाया है, जो लड़कियों को बोलते हैं साड़ी पहनो, लड़कियों की तरह रहो, वाइफ बनो। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी सीखो, कुकिंग सीखो, और जो सर्वेंट से है लड़ाई करो, ये है तुम्हारे काम। ठीक है भाई, तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को कैसे वुमेन के ऊपर इम्पोज किया जाता है इन लाइंस में वो बताया है। ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विथ नेहरू। तो ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तो फॉर्मल पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं हूँ, थोड़ी उससे डिसकनेक्ट हूँ, लेकिन मैं पावर स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा समझती हूँ। एंड मुझे कुछ कुछ लीडर्स के नाम भी ऐसे याद है जैसे मैं कोई जो वीक्स के नाम है वो बता सकती हूँ। ठीक है, मंथ्स के और वीक्स के नाम है ना वो बता सकती हूँ। तो स्टार्ट किससे करती है? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू से। ओके भाई, तो ये हमारी होगी एन इंट्रोडक्शन की। सारे पैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ के जाना है इस टेक्स्ट को। ओके, कि क्या लिखना है, क्या बोला गया है। और कुछ कुछ पैसेजेस ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई हिंट तो होता नहीं है कि भाई ये पैसेज कौन सी पोम का है, कहाँ से लिया गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए कह रही हूँ, वर्ड्स को ऐसे ट्रिक लगा के ना याद करने की कोशिश करना कि कहाँ किसमें क्या बात है और क्या चीज़ पकड़नी है। जैसे पहले के अगर आप पैसेजेस देखोगे ना, तो यहाँ इनमें पकड़ना थोड़ा आसान भी है। जो हमारे तोरू दत्त के पैसेजेस है, उसमें देखो फ्लोरा की बात की गई है, लोटस की बात की गई है, तो पहचान लोगे लोटस, है ना। तो यहाँ पे कैजुरीना लिखा गया है ना, यहाँ पे पहचान लोगे। और यहाँ पे तो सीता का नाम भी लिया गया है शायद से, है ना, कहीं कहीं। तो आप लोगों को ऐसे ट्रिक लगा के ना पहचानने हैं वर्ड्स कि भाई ये इस पोम का है। ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक खुद से दिमाग में बनानी सीखो कि भाई ये वाला जो मेरा पैसेज है ये इसका है।
ओके, हमारी नेक्स्ट पोम आ जाती है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये भी कमला दास ने लिखी है। ठीक है, तो ये बताती है कि जो इनकी नानी का घर था वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और वार्मथ मिला करती थी। बट अब जब ये शादी करके यहाँ दूसरी जगह आ गई है तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको अकेलापन लगता है, और ये उस टाइम को याद करती है, लॉस याद करती है, लोनलीनेस आ गई है इनकी लाइफ में, इमोशनल एम्प्टीनेस है। ओके, I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love, at least in small change। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसे भी याद रखना। तो ये बोलती है कि मैं जो वो इंसान थी जो अपने नानी के घर में इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिला करता था, अब मैं दूसरे लोगों से उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे प्यार दे, चाहे बहुत थोड़ा सा ही, बहुत ऐसे स्मॉल अमाउंट में दे दे, बस मुझे प्यार दे दे। तो यहाँ पे इमोशनल लोनलीनेस एंड लॉन्गिंग फॉर लव दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। देर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये अपनी नानी के घर की बात कर रही है, किसी अपने बिलेवेड इंसान को बता रही है कि एक घर था जहाँ पे मुझे प्यार मिला करता था। दैट वुमेन डाइड। मेरी जो नानी है वो मर गई। The house withdrew into silence, snakes moved among books। तो जो वो हाउस है वो बंजर हो गया एकदम, जहाँ पे चहल पहल रहती थी अब वो सन्नाटे से भर गया। एंड अब ऐसे मानो जैसे वहाँ पे ना स्नेक्स किताबों के अंदर आते हैं, जैसे सांप आते हैं किताबों के अंदर, इतना ज़्यादा वो डिके हालत में हो गया है, नेग्लेक्टेड है, एंड वहाँ पे उसकी लॉस्ट लॉस्ट मेमोरीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। तो ये अपने बिलीवर्ड से बोल रही है कि जाने मन तुम बिलीव करोगे मेरे पर कि मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ मैं बहुत प्राउड थी और बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला करता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने ए के रामानुजन की पोम्स में। आई होप आपको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं लग रही हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। अदरवाइज़ ये मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे खुद अच्छा लगता है अच्छे से एलेबोरेट करके समझाना। ओके, चलो कोई नहीं। फिर कभी फुर्सत में और बाकी वीडियोस देखिएगा तो उनमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ओके, तो जो हमारी लव पोम फॉर अ वाइफ है ये क्या कहती है, एक तरह से ये रियल मैरिड लाइफ दिखाती है। देखो, मैं जो लोग मैरिड होंगे ना उन्हें ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आएगी, स्पेशली जिनकी अरेंज्ड मैरिज होगी। कि काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कितने ही साल वो साथ में रह ले कपल्स, फिर भी उनके बीच में स्ट्रगल बहुत ही कॉमन होती है, बहुत ही ऑब्वियस होती है। तो वो एक्सप्लोर करता है कि भाई जो इंटीमेसी है वो लॉस्ट हो जाती है, एक दूसरे के बीच में एलिनेशन आ जाता है। ठीक है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं तो एक दूसरे के घर जाने के बाद एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होगी कि तुम इस तरीके से बिहेव करो, तुम इस तरीके से रहो। ठीक है, अनस्पोकन कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करता कि वो क्या फील कर रहा है, तभी कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस आने लगता है। ओके, रियली व्हाट कीप्स अस अपार्ट एट द एंड ऑफ ईयर्स इज अनशेयर्ड चाइल्डहुड। तो वो बताते हैं कि हम दोनों को ना इतना ज़्यादा किसने अलग कर रखा है, जो हम लोगों ने कभी टाइम साथ में नहीं बिताया। अनशेयर्ड चाइल्डहुड से इनका मतलब है, देखो ऑब्वियसली जो पार्टनर्स होते हैं, जो जिनकी अरेंज मैरिज होती है, वो तो चाइल्डहुड साथ में बिता ही नहीं सकते। तो उनके कहने का मतलब है हमने टाइम ज़्यादा नहीं बिताया एक दूसरे के साथ, हम एब्सेंस रहे एक दूसरे के, मतलब शादी होने के बाद भी हमने जेन्युइन टाइम एक दूसरे के साथ नहीं बिताया, तो हमारा डीप एंड नेचुरल इमोशनल बॉन्ड बना ही नहीं। ओके, चलो, नीदर कैन आई मीट योर्स ही हैड लेटली लॉस्ट हिज टेम्पर एंड मेलोड। तो ये बोल रहे कि मैं भी तुम्हें अच्छे से नहीं समझ पाया। तो जो आर के रामानुजन है वो अपनी वाइफ के लिए बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हें अच्छे से नहीं समझ पाया। तो ये अपने पिताजी का मेंशन करते हैं, जो थोड़े से मेलो डाउन हो गए, काम डाउन हो गए आफ्टर एंगर। ओके, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल इंसान थे, तो यहाँ पे भी ये इमोशनल डिस्टेंस दिखाते हैं, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं एक दूसरे के बीच में। चलो अब दूसरी पोम पे आ जाते हैं, इन्हीं की रिवर। तो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारे फ्लड आ जाते हैं ना, बाढ़ आ जाती है कई जगह पे, तो जो हमारे पोएट्स होते हैं, चाहे पुराने पोएट्स हो चाहे न्यू पोएट्स हो, वो बड़ा रोमेंटिसाइज करते हैं रिवर को, है ना, चाहे फ्लड का टाइम ही क्यों ना हो तब भी रोमेंटिसाइज करते हैं। तो ये बात हमारे आर के रामानुजन जी को काफ़ी बुरी लगती है कि भाई तुम इंसान की रियल जो ट्रेजेडी है उसके ऊपर भी उसे नेचर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, उसकी ब्यूटी को।
तो तुम्हें इस चीज को समझना चाहिए, जो सफरिंग होती है ऑर्डिनरी इंसान की, उसके ऊपर नहीं इस तरह का कमेंट किया जाता है ना। तो एक तरह से दिखाते हैं कि बहुत सारे पोएट्स जो है ना, एक्चुअली वो इंडिफरेंट है। हालांकि पोएट का काम क्या है, इमोशनल कनेक्ट करना, रियलिटी को दिखाना, बट वो क्या है, अपना काम ये दिखाने कि हम कितने अच्छे पोएट हैं और हम नेचर से, हम कितने बड़े नेचर लवर है। तो वो इंसान ह्यूमन लॉस को भूल जाते हैं, एपैथी क्रिएट कर देते हैं ह्यूमन लॉस के टुवर्ड्स। चलो इनकी लाइन समझ लेते हैं। द न्यू पोएट स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स, बट नो वन स्पोक इन वर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउन्ड with perhaps twins in her kicking at blank walls even before birth। बहुत ही ज़्यादा सीरियस लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारे आर के रामानुजन है वो बोल रहे हैं कि भाई जो न्यू पोएट्स है ना, वो पुराने पोएट्स की बातें ही दोहराते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो रिवर में फ्लड्स आ रही है बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये है ना नेचर लविंग वाली बातें करेंगे, बट कोई भी अपने वर्स में उस प्रेग्नेंट औरत की बात नहीं करती जो डूब के मर गई। कब? जब उसके पेट में दो ट्विंस थे। किकिंग एट द ब्लैंक वॉल्स मतलब का कि उसके पेट में जब वो लाते मार रहे थे, ठीक है, अपने जन्म से पहले। तो ये पोएट इंसान की सफरिंग को इतना डीपली नहीं समझते और रिवर को जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स एवरी समर आर रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल। तो ये बोल रहे हैं ये मदुराई सिटी जो है हमारी टेम्पल्स की, यहाँ पे जो पोएट्स है वो सिटीज का है ना, वो टेम्पल्स का एंड रिवर्स का बहुत वो मतलब ग्लोरीफाई करते हैं उन्हें, बट उन्हें दिखाई नहीं देता कि हर समर जो है ये रिवर जो सूख जाती है। हाँ, तो ये पोएट क्या है, आइडियलिस्टिक है और हार्श रियलिटी को नहीं समझने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग। तो ये पोम भी उन्होंने लिखी है अपने एक कजन के लिए, एक तरह से कि बचपन में किस तरीके से वो साथ खेला करते थे एंड वो बड़े होते हुए तो उन्हें काफ़ी रियलिटीज़ का पता चला कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, क्यूरोसिटी क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, फीमेल कजन के साथ खेलना क्या होता है, ये सारी बातें। ठीक है भाई, चलो। Now she looks for the swing in cities with 15 suburbs and tries to be innocent about it। तो वो कहते हैं कि वो जो लड़की है उनकी कज़न है, वो किसको ढूंढ रही है, अपनी लॉस्ट इनोसेंस को ढूंढ रही है और केयर फ्री जॉय को ढूंढ रही है। शी हाइड्स हर yearning फॉर दोज इंटीमेट अनटेंटेड मोमेंट्स। तो वो चाहती है कि वैसे ही मोमेंट्स जो बचपन में वो एक साथ झूले पे खेला करते थे वो उनके पास दोबारा आ जाए। तो यहाँ पे एक तरह से अडल्टहुड का कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखाए गए हैं, जो क्या प्रिटेंड करते हैं, इनोसेंस प्रिटेंड करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो इस पोम में सेल्फ पोर्ट्रेट ये एक ही बार पैसेज आया, पर फिर भी मैंने डाल दिया कि भाई आई डोंट वांट टू लूज दिस चांस, कि एक भी अगर आपका ये पैसेज रिपीट हुआ और आपको नहीं आता होगा ना, देन आई विल फील दैट आई हैव फेल्ड। तो मैं वो नहीं चाहती। ठीक है, चलो। पर मैं फिर भी आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ ये चीज़ कि आपको अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है बट बहुत कम टाइम भी नहीं है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप कर सकते हो। ओके, तो हमारी ये लाइन क्या कहती है, आई रिजेंबल एवरी वन बट माई सेल्फ एंड समटाइम्स सी इन शॉप विंडोज डिस्पाइट द वेल नोन लॉज ऑफ ऑप्टिक्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रेंजर। तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट्स आपका नाम से ही पता चल जाएगा, जो हमारे आर के रामानुजन है वो एक तरह से अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, एलियनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ना सभी लोगों को खुद में देख सकता हूँ बट खुद को खुद में नहीं देख सकता। मैं जब शीशे में खुद को देखता हूँ तो भी मुझे मैं नहीं दिखाई देता। ठीक है, ही फील्स ही मिरर्स एवरीवन अराउंड हिम बट रिमेन्स अ स्ट्रेंजर टू हिमसेल्फ इवन हिज रिफ्लेक्शन फील्स अनफेमिलियर। ठीक है, मतलब जो वो शीशे में खुद को देखते हैं ना, ऐसा लगता है खुद को नहीं देख रहे। तो खुद से ही वो जो आउटर इमेज है उनकी और जो इनर सेल्फ है वो क्या है, डिसकनेक्टेड है। ओके, चलो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें जो बाकी की पोम्स हमारी बच गई है श्री औरबिंदो जी की, एंड देन इनके बाद आ जाते हैं निज़िम एज़ेकियल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। इसका मैं जो सेकंड पार्ट लाऊंगी उसमें आपको मिस आउट नहीं करनी है। हेनरी डेरोजिया, फिर हमारे पास आ जाते हैं जयंता महापात्रा, एंड फिर कुछ अदर्स भी है इसमें। ये जैसे एक पोम है, ये 4 बार आई है ना, एक पैसेज है
तो किसी-किसी ऐसे पोएट की भी इन्होंने पोएम डाली हुई है जो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे सिलेबस में है ये सभी, है ना? लेकिन फेमस हमारे पोएट्स ऊपर वाली लिस्ट में है। तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी जो जल्दी आएगा इस वीडियो के बाद, प्लीज़ आप पेशेंटली वेट करें। ओके? चलो, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक